Okay, so the next topic is gross domestic product, GDP. Now we already know that what is GDP. GDP is an economic indicator to measure the size of economy, to measure the size of economy of any country. जीडीपी बेसिकली हम लोग किस लिए कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे देश का इकोनॉमी का साइज क्या है। और इकोनॉमी का साइज का मतलब है कि कितना उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है तो क्या होता है, बेसिकली इट इज प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, इट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो गुड्स उसमें प्रोड्यूस होती हैं, या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, या एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो कोई भी काम होता है, देखिए उसमें कुछ ना कुछ या तो प्रोडक्शन होता है या एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो वी ट्राई टू मेजर दैट हाउ मच प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन इन एन इकोनॉमी। तो फॉर दैट वी कैलकुलेट जीडीपी। So GDP is gross domestic product. Gross means it is a not very accurate. It is some rough idea. And domestic means within our own house. House here means country. So produce, first topic here is, see you can produced in the country, यानी कि कंट्री के अंदर वो प्रोडक्शन होना है। सी GDP of India includes only the market value of goods and services produced in India. इंडिया का जीडीपी कहेंगे तो उसमें सिर्फ ऐसी चीज़ों का मार्केट वैल्यू होगा, ऐसे गुड्स और सर्विसेज का मार्केट वैल्यू को हम लेंगे जो कि इंडिया के अंदर पैदा हुई हैं, बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट वैल्यू ऑफ एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर आर इंक्लूडेड इन आवर जीडीपी, सिंस कश्मीर इज इन इंडिया। कश्मीर में जो सेब होते हैं तो उनका जो मार्केट वैल्यू होगा वो हम इंडिया के जीडीपी में ऐड करते हैं, क्योंकि कश्मीर इंडिया के अंदर। द मार्केट वैल्यू ऑफ एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन कैलिफोर्निया, even if they are sold in Indian market, are not included in our GDP because California is in US। जो कैलिफोर्निया से भी यहाँ सेब आते हैं, आप जो कहते हैं अमेरिकन एप्पल्स, बड़े डीप रेड कलर के होते हैं, तो वो जो है भले इंडिया में बिक रहे हैं, लेकिन उसको हम इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में नहीं पैदा हुए हैं, वो कैलिफोर्निया यूएस में पैदा हुए हैं। तो भले ही यहाँ हर देश के सेब बिक रहे होंगे, अमेरिका के सेब या बहुत सारी विदेशी चीज़ें यहाँ बिकती हैं, लेकिन उनका जो सेल होगा तो उसको हम यहाँ के जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ की चीज़ें नहीं हैं, वो बाहर की चीज़ें। तो डोमेस्टिक वर्ड से जो यहाँ आता है कि प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जो हमारे देश में बनी है या पैदा हुई है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, एक खास समय के अंदर जो चीज़ें बनी हैं या पैदा हुई हैं उन्हीं को लिया जाएगा। देखिए, द जीडीपी ऑफ अ कंट्री मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक खास समय में लेते हैं कि हाँ इस समय के दौरान, और वो समय जो है उसके समय, उस समय के बीच में ही जो चीज़ें बनी उसको हम उस समय का जीडीपी लेंगे। क्योंकि अब इंडिया में प्रोडक्शन तो बहुत चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है और चलता रहेगा, तो आखिर हम कितनी चीज़ों को जीडीपी में लेंगे। तो ये जो है देखिए, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अर्लियर पीरियड आर नॉट इंक्लूडेड। तो जैसे अगर हम मान लीजिए इस मंथ का जीडीपी कहते हैं जुलाई महीने का, तो जुलाई महीने की अगर बात करते हैं तो जो चीज़ें जून में बन चुकी हैं उनको नहीं लेंगे, या जो चीज़ें अगस्त में बनेगी उनको नहीं लेंगे, जो सिर्फ जुलाई महीने में बनेंगी उनको लिया जाएगा। तो जीडीपी एक खास समय के बीच में ही हम जो भी प्रोडक्शन होता है उसका लेते हैं।
और जनरली हम 1 साल लेते हैं, साल भर का समय। तो फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए कि मार्च से मार्च चलता है, मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल के तक के बीच में जो चीज़ें पैदा होंगी या बनेंगी, जो सर्विसेज क्रिएट की जाएंगी, उन्हीं का वैल्यू हम ऐड करेंगे। जो चीज़ें 1 मार्च से पहले हुई, मान लीजिए इस साल जो चीज़ें फरवरी में हुई, तो वो इस साल के जीडीपी में नहीं लिया जाएगा, वो पिछले साल के जीडीपी में लिया जाएगा। ठीक है, तो आज 1 मार्च से अगले 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक ये साल काउंट अगर होता है फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस के कामों के लिए हम लोग 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही जो चीज़ें बनेंगी या जो सर्विस क्रिएट हुई, जो भी कुछ हुआ, उसी का हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, न उससे पहले का और न उससे बाद। तो सेकेंड जो फीचर है जीडीपी का कि प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, एक खास समय के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसी को काउंट करते हैं। देखिए, इन इंडिया द जीडीपी इज मेजर्ड बोथ एनुअली एंड क्वार्टरली। इंडिया में जो है हम जीडीपी 2 तरह से मेजर करते हैं, एक तो एनुअली यानी पूरे साल का, और एक क्वार्टरली, क्वार्टर बोलते हैं 3 महीने। तो हम हर 3 महीने पर हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टर्स में जनरली हमारा जो भी बिजनेस इकोनॉमी रिलेटेड काम होते हैं वो क्वार्टर्स में कैलकुलेशन होते हैं, क्वार्टर। ठीक है, साल 4 क्वार्टर में बटा होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, 3-3 महीने के 4 हिस्से, यानी टोटल 12 महीने। तो हर क्वार्टर में ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनली हम साल भर का कैलकुलेट करते हैं। ये सिस्टम है हमारे यहाँ। The annual GDP is for a financial year which is from April 1st of say 2017 to March 31st 2018। जो एनुअल, जनरली हम लोग एनुअल जीडीपी अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो मान लीजिए अगर साल 2017 की बात कर रहे हैं तो 2017 के 1 अप्रैल से लेके 2018 के 31 मार्च तक, क्योंकि फिर 1 अप्रैल अगला चला जाएगा, तो वो 2017 का जीडीपी कहा जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि साल 2017 में इंडिया का जीडीपी क्या हुआ, तो वो जो हम कैलकुलेट करेंगे 2017 का जीडीपी, वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के बीच में जो भी चीज़ें बनी, जो भी सर्विसेज दी गई, जो भी कुछ हुआ, वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर एक आपको देखिए दे दिया है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीडीपी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय साइमन कजनेट्स फॉर अ यूएस कांग्रेस रिपोर्ट इन 1934। तो ये जो जीडीपी का कंसेप्ट आज हम यूज करते हैं, ये पहली बार दिया गया था, यूज किया गया था साइमन कजनेट्स के द्वारा, जो कि अमेरिका के कांग्रेस में, कांग्रेस वहाँ के असेंबली को, पार्लियामेंट के जैसा जो होता है उसको कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे वहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका के कांग्रेस के एक रिपोर्ट के लिए, जो कि 1934 में ये बात है, उस समय की एक रिपोर्ट बननी थी इकोनॉमी पर, तो उस पर जीडीपी का यूज किया था पहली बार साइमन कजनेट्स। अंडरलाइन कर लेंगे साइमन, कभी पूछा जाए कि जीडीपी किसने दिया था। नाउ मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेटिंग। तो जीडीपी हम आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी इकोनॉमी का, जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कई तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, जो इंपॉर्टेंट यहाँ तरीके हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर यानी खर्च, खर्च का तरीके से, खर्च के अप्रोच से हम मेजर करते हैं। क्या है इसमें, क्या करते हैं? इन दिस मेथड द जीडीपी इज मेजर्ड बाय एडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। कहा जा रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन पर कितना खर्च किया गया, ठीक है, उन पर कितना
खर्च किया गया, तो ये कहते हैं एक्सपेंडिचर। आपको बस इतना जानना है कि डेफिनेशन जानना है और उसके कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जानना है। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच कैलकुलेशन का, जीडीपी कैलकुलेशन का, कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्च किया, उसको हम खर्च को ऐड कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी। सेकेंड है इनकम अप्रोच। दिस मेथड लुक्स एट जीडीपी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्निंग्स ऑफ द मेन एंड वीमेन who are involved in producing the goods and services। इसमें जो है देखिए, हम लोग नजरिया है अलग अलग कि भाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला नजरिया था कि हम खर्च कितना कर रहे हैं, आखिर उसका वैल्यू, आखिर हमें करना क्या है, टोटल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, किसका, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज का। तो भाई उस पर खर्च कितना किया गया। जैसे कि अब हम गए कुछ खाने रेस्टोरेंट में, कोई हमने मटर पनीर की सब्जी खाई, तो वो मटर पनीर की सब्जी जो उन्होंने बनाई उसका वैल्यू क्या हुआ, तो हमने कितना उस पर खर्च किया, उन्होंने क्या चार्ज किया, तो वो जो है ऐड हो गया, वो उतना उसका वैल्यू हो गया। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है इनकम अप्रोच, कि जो भी लोग कामकाज में लगे हुए हैं, जो भी लोग कामकाज में लगे हुए हैं, उन्होंने कितना इनकम कमाया, उनका सब का इनकम हम ऐड कर लेते हैं, हर तरह का। भाई आखिरकार जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उससे कोई ना कोई कमा रहा है, कोई भी हो रहा है, तो उसमें भाई जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। जो आपने पढ़ा था प्रोडक्शन जब बताया था कि भाई जो कैपिटल है उस पर प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, कैपिटल पर प्रॉफिट मिलता है और रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इस तरह से हमने बताया था आपको कि जिसका बिजनेस है तो उसने जो अपना प्रॉफिट लिया, जिसने पैसा लगाया, पैसा दिया, उसने अपना इंटरेस्ट लिया, जिसने काम किया उसने अपना सैलरी लिया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, वाई, अगर जीडीपी वाई को डिनोट कर रहा है, तो वाई में हम लिख रहे हैं वेजेस, यानी जितने भी लोगों को सैलरी मिली या मजदूरी मिली, प्लस रेंट, जो भी कैपिटल एसेट था, बिल्डिंग था, जो भी कुछ था, उसका जो भी किराया था या जिस चीज का भी किराया था, प्लस इंटरेस्ट, जो भी कर्ज लिया गया तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा, प्लस प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर था उसका जो प्रॉफिट हुआ उसमें, इन सब को ऐड कर लिए तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। तो ये है इनकम अप्रोच से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर है थर्ड वैल्यू एडेड अप्रोच। इसको समझ लीजिएगा, आज लेटेस्ट यही यूज होता है, वैल्यू एडेड अप्रोच। देखिए A cup of tea served to you in a hotel is a final good। आप कहीं गए होटल में चाय पीने के लिए, वहां आपको एक कप चाय दी जाती है पीने के लिए, वो एक फाइनल गुड है क्योंकि आप उसको डायरेक्टली पी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डायरेक्टली खुद यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसको कोई और काम में यूज करते हैं, कोई और प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो उसको फाइनल गुड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने, चलिए यहाँ इसी को देख लेते हैं जो फिलहाल दिया हुआ एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी सर्व्ड टू यू इन अ होटल इज अ फाइनल गुड। आपको एक होटल में चाय का एक कप दिया गया पीने के लिए, वो एक फाइनल गुड है जो अब आपके द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस इट, टी पाउडर, मिल्क एंड शुगर आर इंटरमीडिएट गुड्स। उस चाय को बनाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई, चाय की पत्ती, दूध और चीनी। तो ये जो चीजें हैं, ये तीनों, यानी चाय पत्ती, दूध और चीनी, इनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो ये भी गुड्स,
लेकिन ये फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि चाय को आप खाएंगे नहीं, ठीक है, उसको आप चाय पत्ती को खाएंगे नहीं, बल्कि उसको चाय उससे बनाएंगे। तो टी पाउडर, मिल्क और शुगर यहां पर कहे जाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स, सिंस दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड, द कप ऑफ टी। क्योंकि यहां जो उसमें चाय पत्ती लगी, जो दूध लगा, जो चीनी लगा, वो चाय बनाने में इस्तेमाल हुई, जिसको आपने पिया, फाइनली कंज्यूम किया। तो डायरेक्टली आपने दूध नहीं पिया, डायरेक्टली आपने चीनी नहीं चबाया, या डायरेक्टली आपने चाय का पत्ती नहीं चबाया, बल्कि उससे बना चाय और उस चाय को आपने पिया। तो यहाँ पर जो चाय का कप है वो है फाइनल गुड, और जो उसको बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें, यानी चाय पत्ती, दूध और चीनी, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए डायग्राम भी देके आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, वन वे टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ द कप ऑफ टी is to add the value produced by each intermediate good used to produce it। जैसे अब भाई चाय का कप बना, उसकी क्या कीमत हो, क्या कीमत होनी चाहिए, उसका क्या वैल्यू है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तरीका तो है कि जो चीजें उसको बनाने में खर्च हुई उनका आप वैल्यू ऐड कर लें। तो भाई चाय पत्ती का जो कीमत पड़ा, उसमें दूध का जो उसमें कीमत पड़ा, उसमें चीनी का जो कीमत पड़ा, उसको बनाने में जो गैस खर्च हुआ, और उसको बनाने में जो आदमी की मेहनत लगी, मेहनत का भी तो पैसा होता है। तो ये सब चीजों को हमने ऐड किया। एक चाय के कप का मान लीजिए कहा जाए क्या इसका वैल्यू है, क्या प्राइस रखा जाए, तो उसके लिए एक तरीका क्या है? एक तरीका हो सकता है कि आदमी ने जो उस पर खर्च किया, जो होटल वाले ने क्या खर्च किया, दूध का कितना उसमें खर्च हुआ, उसमें चीनी कितना यूज हुआ, उसका क्या कीमत पड़ा, उसमें जो है आपका चाय पत्ती जो पड़ी उसका क्या खर्च हुआ, उसमें गैस कितनी खर्च हुई वो, और जो आदमी ने बनाया उसकी मेहनत का क्या कीमत हुआ, क्या उसको पैसा दिया जा रहा है बनाने। इन सब को हम ऐड करेंगे तो एक कप चाय की कीमत या वैल्यू उसका निकल सकता है। तो एक तो ये तरीका है। तो देखिए यही कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द वैल्यू, वन वे, सॉरी पिछला लाइन है, वन वे टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ द कप ऑफ टी इज टू ऐड द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंटरमीडिएट गुड यूज्ड टू प्रोड्यूस इट। यानी कि जो जो इंटरमीडिएट चीज हुई, उसका इस्तेमाल हुई, उसका जो है दाम हम ऐड कर लेंगे। तो एक तरीका है द सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन gives us the total value of the final goods produced in the economy। दूसरा है जो ये तरीका है कि कितना उसका वैल्यू ऐड हुआ, यानी जब चाय पत्ती था तब उसका क्या कीमत था, चाय पत्ती कितने का बिक रहा है, अब उससे उसमें दूध मिला तो उसका क्या कितना वैल्यू उसमें ऐड हो गया, उसमें चीनी मिला और उसको पकाया गया, मेहनत हुआ उस पर आदमी का, तब उसका कितना वैल्यू उसमें ऐड हुआ। इन सब को ऐड करते जाएंगे तो फाइनल चाय का कीमत हमें मिल जाएगा। तो ये तरीका हुआ वैल्यू एडेड अप्रोच से। जैसे वैल्यू एडेड अप्रोच जो है यहां देखिए दिया गया है कि वैल्यू एडेड मेथड, टी पाउडर प्लस मिल्क प्लस शुगर इक्वल्स टी। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इक्वल्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। यानी क्या क्या उसमें इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुई उसका वैल्यू हम ऐड कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जैसे मैंने आपको एक पलंग का एग्जांपल देके समझाया था कि एक पलंग है बना दुकान में जिसको आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसका वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक तो है कि भाई जिसने अपना बनाया उसको जो बेच रहा है
वो अपना जिस दाम पे उसने खरीदा, जहाँ से उसको अपना उस पर जोड़ के अपना दाम रख रहा है, बेच रहा है। दूसरा तरीका हो सकता है जो वैल्यू एड मेथड से, कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो सबसे पहले भाई पेड़ कटा, पेड़ का क्या कीमत था, फिर उससे उसको काटा गया लकड़ी को, तो उसने कितना चार्ज किया, वैल्यू एडेड कितना किया। जैसे जो पेड़ की लकड़ी, पेड़ था, वो मान लीजिए उसका दाम था 20,000 रुपया, उसका जब लकड़ी कट गया तो उसका जो है कितना, उसका जो है आपका वैल्यू हो गया, तो भाई बढ़ गया 20,000 से उसका 10,000 और खर्च लगा, 30,000 हो गया। अब उस लकड़ी को किसी ने खरीदा तो 5,000 उसमें और ऐड कर लिए, 35,000 या 40,000 हो गया। फिर उसने कारपेंटर को रखा, उसने कारपेंटर ने उस पर मेहनत किया, उसका पीस वीस काट के सब तैयार किया, तो पलंग जो है उसने तैयार कर दिया कस के, उसका मेहनत लगा, उसका जुड़ के हो गया 70,000 रुपया। अब उसको पेंटर ने पेंट किया, 10,000 रुपया उसका लगा, 80,000 रुपया हो गया। फिर वो किसी दुकानदार ने इनसे खरीदा बेचने के लिए, तो वो जो है अपना 10,000 इन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, जो मेहनत किया एंटरप्रेन्योर किया, 10,000 अपना हर कोई लेगा प्रॉफिट, तो 90,000 हुआ। और 90,000 में जो दुकानदार ने खरीदा, तो वो अपना प्रॉफिट रख के हमें बेच सकता है, 10-20,000 जो भी प्रॉफिट रखेगा वो रख के अपना हमें 1,00,000 समथिंग में बेच सकता है। तो इस तरह से जो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ उसका वैल्यू हम करके या तो एक निकाल सकते हैं फाइनल गुड का वैल्यू, ठीक है, एक तरीका होता है, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरीके आजकल कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। पहले वाले तरीके पहले यूज होते थे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये पहले इस्तेमाल होते थे। आजकल हम वैल्यू एडेड अप्रोच यूज करते हैं, और इसीलिए उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें हम निकालते क्या है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि ये ज़्यादा हमें सही आकलन देता है, सही मेजरमेंट देता है जीडीपी का। जीडीपी से आजकल इतनी जैसे इतने तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया है कि खाली आप गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे आपका सही जीडीपी नहीं पता चलता है। ये पहले जब सिंपल था इकोनॉमी, जब खाली चीजें खरीदी बेची जाती थी, इकोनॉमी का मतलब था कि कुछ बन रहा है उसको आप बाजार से खरीद रहे, इतना ही होता था, तो तब ये सब चीजें सब ठीक देती थी वैल्यू। लेकिन आज जब इतने तरह का सर्विसेज, ट्रेडिंग, तरह तरह का चीज हो गया है, ठीक है, आज देखने को कहेगा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू एडेड हो गया। आज देखिए आप, तो ऐसे में उसका कैलकुलेशन आप इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे, तो उसमें आपको चाहिए अब वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। जैसे देखिए, मैं एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूं कि जमीन लोग खरीदते हैं, 20 साल पहले खरीदा 50,000 में, जमीन उसके पास वैसे की वैसी है, आज 20 साल बाद उसको बेचेगा वो 20 लाख में, 25 लाख में। अब ये बताइए कि वो जमीन तो उसकी वैसे की वैसे रही, उसमें उसने क्या ऐड किया जाके, क्या उसको रोज जाके पॉलिश करता था, रोज जाके उसको कुछ करता था, कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, क्या प्रोडक्शन उसमें किया उसने। लेकिन जमीन जो 20 साल पहले खरीदी थी 50,000 की, आज वो बिक रही है 25 लाख की। तो आप कैसे उसका ये बताइएगा कि क्या उसमें हुआ कि उसका वैल्यू। तो अगर आप इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच से करेंगे, आपने तो खर्च किया था उसमें 85,000, उसके बाद आपने क्या किया, जमीन पर कुछ नहीं किया, जैसे जमीन पड़ी हुई थी अपना पड़ी हुई, तो आप उसका कैसे आज वैल्यू आज लिख देंगे कि भाई 50,000 से 25 लाख। तो वो आप इनकम अप्रोच से या आप एक्सपेंडिचर अप्रोच से नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें वैल्यू एडेड की बात कर, आज उसका वैल्यू एडिशन हो गया क्योंकि आज उसकी मांग है ज्यादा, आज उसके लिए 25 लाख दिया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, खरीदार के द्वारा, क्योंकि जमीन का भाव बढ़ गया, वैल्यू एडिशन हो गया, इतने सालों में उसका जमीन के दाम बढ़ गए।
क्योंकि ज़मीन डेवलप हो गई, वहाँ आसपास के सब चीज़ें डेवलप हो गई, आसपास सड़क बन गई, आसपास बिल्डिंग बन गए, आसपास मार्केट बन गया, तो उसका वैल्यू एडिशन होता चला गया वो ज़मीन का, वो ज़मीन कीमती होती चली गई। एक समय उसको कोई लेना नहीं चाह रहा था। अभी देखिए यहाँ पर आसपास दूर दूर अंदर में ज़मीन जो पहले कोई लेना नहीं चाह रहा था, आज उसको खरीदने के लिए लोग परेशान है। क्यों? क्योंकि सड़क बन गई, बाजार डेवलप हो गए, कॉलोनीज बन गए, सब तरह का सुविधा हो गया, उसका वैल्यू ऐड हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ज़मीन महंगी हो गई। तो उसको आप वैल्यू एडेड मेथड से बता सकते हैं, लेकिन इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं निकाल सकते। तो यही मैंने कहा कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाती है, नए तरीके की ज़रूरत होती है, पुराने तरीकों से हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ हमने वैल्यू एडेड मेथड अब यूज करते हैं और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं जीडीपी की जगह। आज के डेट में जीडीपी भी होता है, लेकिन जीवीए आज ज़्यादा सही हमें बताता है। इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी, जीडीपी का इम्पोर्टेंस क्या है निकालने का? फर्स्ट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें ग्रोथ के बारे में बताता है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। कैसे आप जानिएगा? आप कैसे पता करिएगा कि हाँ भाई हमारा ग्रोथ हो रहा है, यानी हमारा इकोनॉमी डेवलप हो रहा है कि डूब रहा है? कैसे जानिएगा? जीडीपी जब आपको पता होगा इतना जीडीपी है, इतना जीडीपी, तो आप आसानी से कह देते हैं अगर जीडीपी बढ़ा है तो ग्रोथ है, घटा है तो इसका मतलब आपका रिसेशन हो रहा है, मंदी हो रही है आपके यहाँ। नंबर 2, प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, एक तो आप जानते हैं, पढ़े हैं, बताए हैं कि महंगाई को कर, एक होता है डिफ्लेशन, उल्टा होता है प्रोसेस, अभी आपको नहीं बताया गया डिफ्लेशन क्या होता है। तो डिफ्लेशन में होता है कि दाम कम होता है और इकोनॉमी भी साइज घटता चला जाता है, इकोनॉमी सिकुड़ती चली जाती है। जैसे देखिए बैलून है, बैलून को फुला के बड़ा कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन हुआ। बैलून उसका हवा निकल रहा है, सिकुड़ के छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। बैलून से आप समझ सकते हैं, बैलून फूल के बड़ा हो रहा है तो उसको इन्फ्लेशन, बैलून छोटा हो रहा है, उसकी हवा निकल रही है, सिकुड़ रहा है, तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। यही चीज इकोनॉमी में भी होती है। इकोनॉमी जब डेवलप होती है उसका साइज बढ़ता है, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। जब कीमतें घटती हैं क्योंकि इकोनॉमी भी छोटा सिकुड़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होते चले जाते हैं, जो भी कारण हो उसका, जैसे अभी देख सकते हैं। तो अभी जो है, जो कोरोना के समय इधर आया, लेकिन ये है कि अभी आपका प्राइसेस घटे नहीं, प्राइसेस बढ़ गए। डिफ्लेशन में जनरली प्राइसेस भी घटते हैं और इकोनॉमी भी सिकुड़ती जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। है तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है, या डिफ्लेशन हो रहा है, सबको समझने के लिए जीडीपी कैलकुलेशन जरूरी है। नंबर 3, कंपैरिजन विथ डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देशों से आपको कंपेयर करना है। भाई आप जानते हैं दुनिया हर चीज में कंपैरिजन पे चलता है। हम इतना कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहा है, हम इतना बड़ा घर में रह रहे हैं, वो कितना बड़ा घर में रह रहा है। हर चीज दुनिया में कंपैरिजन है। हम इतने का कपड़ा पहने, वो कितने का कपड़ा, देखिए हर किसी में अपना अपना होता है। हम इतनी महंगी गाड़ी से चल रहे हैं, वो कितना महंगा गाड़ी से चल रहा है, यही लोग देखते रहते हैं खाली। तो एक दूसरे का जो लोग देखते हैं, तो देखने का मतलब क्या है? कंपैरिजन। जैसे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ कंपैरिजन, अरे मेरे बेटे का 80% मार्क्स आया, उनके बेटे का तो 90 आ गया। डांट सुनिए कि भाई कैसे तुम पढ़ते हो, 80% है, वो देखो 90% ला रहा है। वहीं से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। नींव कहाँ से डलती है? स्कूल से डलती है। हर चीज़ में कंपैरिजन कि भाई आपका इतना मार्क्स है, उसको इतना मार्क्स, आपका बेटा इतना ला रहा है, और या अपने में भी बच्चे भी होता है कि मेरा इतना मार्क्स आया, उसका इतना मार्क्स आया। एवरीथिंग इज अबाउट कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन से ही हम छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये सब क्या सोचते हैं, समझते हैं। तो जब आप कंपैरिजन करिएगा दूसरे देश से इकोनॉमी का, कैसे कंपैरिजन करिएगा, क्या तरीका होगा कंपैरिजन? तो ये उसका एक सरल तरीका है जीडीपी। भाई उसका जीडीपी क्या है, हमारा जीडीपी क्या है। नंबर 4, एस्टिमेट द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक आदमी का होता है परचेजिंग पावर,
कैसे? उसके इनकम से। कितना इनकम हो रहा है भाई उसका, कितना कमा रहा है। लोग जानते हैं अरे भाई बहुत पैसा कमाते हैं, देखिए सब समझ अरे बहुत ही, तो सारे व्यापारी उनको कहेंगे आइए आइए हमारे यहाँ आइए सर। हम ही लोग का बता रहे हैं कि जैसे बच्चे थे हम, कभी जाते थे पिताजी के साथ, तो भाई दुकानदार आइए सर आइए, और सीधे जो है जो रेमंड ये सब का जो सबसे महंगा कपड़ा वपड़ा लेने गए तो दिखाता था। हम कहते थे अरे भाई इतना महंगा काहे दिखा रहे हो, इतना महंगा पहनने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा कम कीमत का दिखाइए, लेकिन जान के दिखाता था सबसे महंगा महंगा जो चीज़ रहता था। तो देखिए क्या है कि वो देखता है कि भाई हाँ इनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, खरीद सकते हैं, तो उस तरह से वो कैसे जानता है, क्योंकि जानता है कि हाँ भाई इतना इनकी कमाई होती है। तो ये तो मैंने एक बिजनेस का तरीका बताया कि हाँ आदमी जाता है तो आदमी का परचेजिंग पावर के हिसाब से, या हम अपना बजट बताते हैं कि हाँ भाई हमको इतने बजट में लेना है, तो फिर उस हिसाब से वो करता है। तो उसी तरह से किसी देश का परचेजिंग पावर क्या है या वहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर क्या है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या है उसका जीडीपी जानना जरूरी, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। भाई जितना प्रोडक्शन होगा उतना वैल्यू, वही उनका इनकम होगा, उतना इनकम होगा, उसी हिसाब से वो परचेज कर सकता है, उसको खरीद सकता है जितना इनकम होगा। अब हम महीने में 10,000 खरीदते हैं तो हम 10-15 हज़ार की चीज़ कहाँ से खरीद पाएंगे, क्योंकि भाई 10,000 कमा ही रहे हैं, उसमें और बहुत सारे खर्च जो कमिटेड एक्सपेंस की है, रेंट देना है, ये देना है वो देना, तो फिर हम 10,000 का चीज़ हम जाएंगे तो हमको बोलेगा सर, तो बोलेगा 2-3 हज़ार का ले लीजिए, आपके बजट में आ जाएगा। तो परचेजिंग पावर के लिए जीडीपी जरूरी है। देन स्टडी ऑफ पब्लिक सेक्टर, उसी तरह गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं उनको जानकारी उनकी करने के लिए कि भाई, तो उसके लिए जीडीपी जानना जरूरी है। एंड गाइड टू इकोनॉमिक प्लानिंग, और आपको अगर प्लान करना है, जैसे हम लोग इकोनॉमी को प्लान करके डेवलप किए इतने सालों में, तो प्लानिंग के लिए भी आपको जीडीपी वगैरह जानना जरूरी होता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी देख लेते हैं एक नज़र। फर्स्ट है लिमिटेशन यानी कमी, जीडीपी में कुछ कमियां भी होती हैं। क्या होती है? नंबर 1, सेवरल इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर लेफ्ट आउट ऑफ, कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इसमें कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं, छूट जाती हैं, वो इसमें नहीं आ पाती। द जीडीपी इंक्लूड्स ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में बिकती है सिर्फ उन्हीं चीजों का यहाँ लिया जाता है। द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी बिकॉज इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट। जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीजें हैं जो बाजार में बिकती नहीं है लेकिन वो होती हैं। जैसे लोग घरों में अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता है। आज देखिए मैं इसी का, महिलाएं इतनी आज जॉब करने के लिए क्यों, या एक हमारे यहाँ ऐसा एक इस तरह का ट्रेंड क्यों चलाया कि सारी महिलाएं काम करना चाहती हैं, सब लोग सोचते हैं नहीं पढ़े लिखे काम करें, क्यों? क्योंकि घर में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। घरेलू महिलाएं होती है, लगता है अरे ये तो कुछ काम नहीं करती। अरे भाई घरेलू महिलाएं से ज्यादा कौन काम कर रहा है, लेकिन उनके काम का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बाजार में उसका काम जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो घर में अपना फ्रीली कर देती हैं अपने परिवार के लिए, बेटा के लिए, भाई के लिए, पति के लिए, बाप के लिए, जिसके लिए, तो उसका कोई, और वही जो बाजार से मेहनत करके पैसा कमा के लाता है तो उसका बड़ा रिस्पेक्ट है कि अरे भाई इतना कमा रहे हैं। तो इसने फोर्स किया महिलाओं को कि भाई आप जब तक जॉब नहीं करोगे, पैसा नहीं हाथ में दिखेगा, तब तक ये लोग को वैल्यू नहीं समझ में आएगा। घरेलू महिलाओं को लोग ये नहीं करते हैं, और वही कोई वर्किंग आ जाएगी तो उसको बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे कि अरे भाई वर्किंग है। अरे वर्किंग है तो बाहर काम कर रही है, जो घरेलू है तो घर में काम कर रही है, वो कम काम कर रही है बाहर वाले से। लेकिन इसको लोग ऐसे ही हैं तो नहीं समझते हैं। तो इसके तो बहुत सारे जो डोमेस्टिक सर्विसेज होते हैं वो इसमें छूट जाता है, क्योंकि वो बाजार में तो भाई आप जॉब कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू हो रहा है वो ऐड होता है जीडीपी में। इसके कारण जो है हमारा जीडीपी बहुत कम दिखता है बहुत सारे देशों से।
बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे हमारा जीडीपी कम दिखता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम जिस तरह से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। क्योंकि जो मार्केट में चीज़ें जो बिक रही हैं, जो पैसे के ट्रांजैक्शन से हो रही है, उसको तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनते हैं और उसका हिसाब किताब लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें पैसे के लेन देन से नहीं हो रही उस चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो कितना काम हो रहा है हर जगह, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि वो घरों में हो रहा है या अपने में हो रहा है, परिवार के लिए हो रहा है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है। और फॉरेन में बहुत कंट्रीज में क्या है कि कोई चीज़ ऐसे किसी के लिए नहीं किया जाता है। जो चीज़ है आपको कराना है प्रोफेशनल का लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको घर में ही कोई चीज़ थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाना है, कोई चीज़ है, आपका टेबल है, कोई कुछ है, फ्रिज है, घर में परिवार के लोग हैं और लोग हैं, उठा के लेके आपको नीचे कर दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। फॉरेन में क्या है, आपको कुछ भी लाना है ऊपर, बुलाइए लाने वाले को या कुली को, लेबर को, जिसको भी, वो नीचे लाएगा, उसका पैसा लेगा कि हाँ 200 रुपये नीचे लाने का आपको दीजिए चार्ज, वो 200 रुपये ऐड हो जाएगा जीडीपी में। लेकिन यहाँ घर का आदमी था, भाई था, कोई था, वो ले आया ऊपर से नीचे, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि वो पैसे के लेन देन से नहीं हुआ। इसी तरह घर में आपको जो पसंद, जो मन है, आप ऑर्डर करिए, आपकी जो है पत्नी है, माँ है, बहन, जो भी लोग हैं बना दे रहे हैं, आपको खिला दे रही हैं। मैं आपको कहने का मतलब किसी के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि हमारे लिए ऐसा है, जो मेरा है किसी जनरल पब्लिक के लिए है। तो किसी को भी भाई कोई मन हुआ खाने का, हाँ भाई ये खाने का मन है, हाँ पत्नी ने बना दिया या माँ ने बना दिया या बहन ने बना दिया। और वही चीज़ बाहर में क्या है, दूसरे देशों में कि कुछ सब बाहर खाने का कल्चर है, कोई घर में खाना ही नहीं बनाता है, मतलब रूरल एरियाज को छोड़ के, जैसे वहाँ का गांव देहात जो होता है वो सब छोड़ के कोई नहीं बना। जो खाना है बाहर खाइए, बाहर खाइएगा कब, पैसा दीजिएगा तो। जो खाने का मन है बैठिए, होटल में मिलेगा, लेकिन उसका पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा दे के मिलेगा वहाँ, और वहाँ उसका चार्ज। यहीं आप शहर चले जाइए, घर से बाहर चले जाइए, देखिए एक एक चीज़ का दाम है, खा के देखिए जरा बाहर में खाना वाना, पता चलेगा क्या कीमत है और क्या क्वालिटी मिलता है। और घर में इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, बना के दे रही है, उसका कोई वैल्यू नहीं कि हाँ भाई जो मिल जा रहा है अपना बना रही। तो ये चीज़ें जो है हमारा जीडीपी में अकाउंट नहीं होता है जीडीपी मेथड से, ठीक है। तो इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ दिया जा रहा है कि द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इज very important, but it is not included in GDP because it is not sold in the market. Likewise, clean air, which is vital for healthy life, has no market value and is left out of GDP. बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पानी शुद्ध नदी बह रहा है, लोग उसको पी रहे हैं, बहा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, और जब आपको शहर में खरीदना पड़ता है पानी, तब उसका वैल्यू समझ में आता है। ऐसे पानी बह रहा है, नदी में आ रहा है, तालाब है, झील है, बढ़िया मीठा पानी जमीन से बहा रहे हैं, उसको जो मन है, कोई उसका कीमत नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2 है जीडीपी मेजर्स ओनली क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी। जीडीपी में खाली क्वांटिटी होता है, हाँ भाई खाना बना, उसका ये वैल्यू हुआ, इतना हुआ, उसका क्वालिटी क्या हुआ ये नहीं बताता। देखिए इन द 1970s schools and banks did not permit the use of ballpoint pens। अच्छा एक मिनट, हाँ अभिषेक दूसरे वाले नंबर पर कीजिएगा इसका काउंट।